नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज भी हम शुरुआत उसी खबर से करेंगे जिस खबर से कल की थी। महाराणा मेवाड़, पूर्व सांसद चित्तौड़गढ़ के महेंद्र सिंह मेवाड़ की देह आज पंचतत्व में विलीन हुई। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दोनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पुष्प चक्र भेंट किए। साथ में परिवारजनों से बात की। उनके बेटे विश्वविजय सिंह विधायक हैं नाथद्वारा से और उनकी बहू महिमा कुमारी सांसद हैं राजसमंद से। दोनों को सांत्वना बंधाई। देखिए, परिवारजन से मिल रहे हैं और परिवारजनों को और जितने भी चित्तौड़ के उमराव हैं, पुराने ज़माने के चित्तौड़गढ़ रियासत के, मेवाड़ रियासत क्षमा करें, वो सब एक एक करके वहाँ मिले और इस प्रकार श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी देह पंचतत्व में विलीन की गई। अब महाराणा मेवाड़, क्योंकि महाराणा तो वैसे रहे नहीं, लेकिन फिर भी मेवाड़ की जनता उनको महाराणा ही मानती, चाहे पद उस तरह नहीं रहे हों, लेकिन राज तिलक भी होता है, पगड़ी की रस्म भी होती है। ये सब बातें हम फिर किसी दिन करेंगे। आज उनकी देह है पंचतत्व में विलीन हुई है और उनकी स्मृति को हम पेनल्टी कॉर्नर की ओर से नमन करते हैं। अब बात करते हैं उपचुनाव की। आज मुख्यमंत्री गए 84 विधानसभा सीट पर और सलूम्बर विधानसभा सीट पर। कल वो बाकी विधानसभा सीटों पर हो आए थे। हमने कल भी बताया था आपको चलते चलते कि कल 84 पे जाएंगे और सलूम्बर भी जाएंगे। आज 84 में उनकी सभा हुई। उनकी सभा में महेंद्र सिंह मालवीय भी मौजूद रहे, कई नेता मौजूद रहे बीजेपी के। 84 में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि आदिवासी पार्टी, बाप को, भारतीय आदिवासी पार्टी को कौन रोक सकता है, कौन चैलेंज कर सकता है, ये माहौल बनाने की कोशिश की ताकि एंटी बाप वोट पोलराइज होकर बीजेपी के खेमे में आए। कांग्रेस के प्रत्याशी भी वहाँ पर हैं और गणेश घोगरा उनका काफ़ी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। तो अभी ये कह नहीं सकते कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन ऐसा होगा जो नज़दीक होगा बाप के और कौन बाप को चैलेंज कर पाएगा। लेकिन बाप का वर्चस्व, बाप का प्रभाव वहाँ देखा जा सकता है। ख़ास तौर पर क्योंकि राजकुमार रोत वहाँ से सांसद हैं, उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई है और जो आदिवासी इलाके हैं उन पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। हालांकि मैं यहाँ के लिए भी और सलूम्बर के लिए भी कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर 84 के लिए, कि आरएसएस बहुत तेज़ी से बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि वहाँ वनवासी कल्याण परिषद का बड़ा काम है आरएसएस का। और पूरे इलाके में, वागड़ में बड़ा वनवासी कल्याण परिषद ने बहुत स्कूल खोले हैं, बहुत काम किया है। तो उनके भाई नेटवर्क है। अब वो नेटवर्क 84 में कितना है, 84 में कितना काम आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर इस इलाके में जो ईसाईकरण भी हो रहा है वागड़ में, उसको भी चैलेंज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी और आरएसएस खास तौर पर। और दूसरा, जो भील प्रदेश की मांग उठ रही है, बाप के जीत और हार से इस मांग का भी सीधा संबंध है। आने वाले वक्त की राजनीति तय होगी। इसलिए 84 के नतीजे का एक महत्व है पूरे राजस्थान के लिए, वरना तो वैसे वो एक विधानसभा सीट ही तो है एसटी के रिजर्व, क्योंकि इस इलाके में 100% सीटें हैं। पार्षद, सरपंच से लेकर सांसद तक की सभी सीटें 100% रिजर्वेशन है एसटी के लिए। टीएपी इलाके में आते हैं और इसलिए ट्राइबल इलाके में विशेष प्लानिंग के तहत इनको 100% रिजर्वेशन दिया हुआ है। सलूम्बर चलते हैं। सलूम्बर में भी मुख्यमंत्री ने सभा की। मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें की, आने वाले वक्त के लिए कहा कि विकास की यात्रा में रहना है, हमारे साथ रहिए, वगैरह वगैरह तमाम बातें की। अब आज वो वक्त नहीं है, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है शाम को 6 बजे और अब घर घर जाकर लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की जो सभा थी 84 में, मैं कहना भूल गया कि बाबूलाल खराड़ी का भाषण बहुत तगड़ा था। जो मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भाषण दिया 84 में, उसकी सर्वत्र तारीफ की गई। और आदिवासी पार्टी अपना जोर आजमाइश कर रही है। सलूम्बर में भी आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी मौजूद है। वो शुरू में काफ़ी बढ़त लेता दिख रहा था, लेकिन अब तीनों पार्टियां टकराव में आ गई है।
खास बात यह कि अमृतलाल मीणा जो दिवंगत विधायक थे बीजेपी के, जिनकी पत्नी को टिकट दिया बीजेपी ने, ये बात देखने वाली होगी क्या सहानुभूति लहर काम करती है या सहानुभूति लहर काम नहीं करती है। ये इस नतीजे से, और रामगढ़ चुनाव अलवर के पास या जुबेर खान के निधन पर उनके बेटे को टिकट देकर कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है, दोनों जगह के नतीजे तय करेंगे कि क्या सहानुभूति लहर का कार्ड काम करता है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से सहानुभूति लहर के लिए खड़ा किया गया प्रत्याशी रामगढ़ में, एक तरफ बीजेपी की तरफ से शांता देवी खड़ी की गई सलूंबर में, दिवंगत विधायक की पत्नी। तो ये भी एक तय होगा चुनाव के नतीजे से कि अब सहानुभूति लहर के सहारे पार्टियां आगे बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती हैं। तो आज बड़ी सहानुभूति लहर की कोशिश जरूर है, लेकिन कह नहीं सकते कि वहाँ क्या होगा। ये मैं चलते चलते कहना चाहता हूँ कि 84 और सलूंबर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी हद तक अशोक गहलोत की कमी देखी गई। ये वो इलाके हैं जहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने काफ़ी काम भी किया, काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की और काफ़ी हद तक उनका आना जाना भी रहा। पूरे चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ नहीं गए, इस बात की बाट जोते रहे कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थक। लेकिन अशोक गहलोत चूँकि मुंबई में थे, महाराष्ट्र के चुनाव में काम कर रहे थे, उनका आना नहीं हो पाया, इसलिए कांग्रेस को इस बारे में ये थोड़ा सा अपने समर्थकों के बीच भी और अपने को वोट देने वालों के बीच भी जवाब देना पड़ा कि अशोक गहलोत क्यों नहीं आए। हालांकि उनकी व्यस्तता है, लेकिन वो लॉजिकली समझी जा सकती है, पर जो जनता जो जानती है उनको, जो फॉलोअर्स हैं और जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक और वर्कर्स हैं, उनके लिए एक संदेश गया है कि मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत वोट मांगने नहीं आए। अब उसका क्या नतीजा निकलता है हम कह नहीं सकते। अब देवली की बात करना चाहते हैं। देवली में कल सभा हुई थी, मुख्यमंत्री की भी सभा हुई थी और सचिन पायलट की भी सभा हुई थी। और सचिन पायलट की सभा में जो बातें हुई थी मैंने कल आपको बताई थी नरेश मीणा को लेकर। अब देवली का चुनाव इस बात पर टिका है कि नरेश मीणा क्या त्रिकोण बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर वो त्रिकोण नहीं बना पाते हैं तो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद स्थिति होगी, पर नरेश मीणा ने अगर त्रिकोण की स्थिति पैदा कर दी, इसका सीधा मतलब यह है कि मीणा वोट डिवाइड हो रहा है, जाति आधार पर वोटिंग होगी, गुर्जर एक तरफ वोट पड़ेंगे, मीणा एक तरफ पड़ेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गुर्जर हैं, कांग्रेस प्रत्याशी मीणा हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेश मीणा जो बागी हैं, उनके कितने वोट आएंगे और वो त्रिकोण बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इस पर कांग्रेस का भविष्य निर्भर करेगा। बीजेपी की ओर से राजेंद्र गुर्जर ने जी तोड़ की है कोशिश, लेकिन वहाँ पर हीरालाल नागर मंत्री और कन्हैयालाल चौधरी मंत्री और भीलवाड़ा के सांसद अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल, इन तीनों ने जी जान झोंक के रखी है। अब जो सैनी वोट प्रभुलाल सैनी को टिकट नहीं देने के कारण शायद बीजेपी से बिदक जाएं, उसकी भरपाई बीजेपी जाट और धाकड़ वोटों से करने की रणनीति बना चुकी है और उसी दृष्टि में आगे बढ़ रही है। अब चूँकि आज विजय बैसला वहाँ गए थे, पूरे उपचुनाव में पहली बार विजय बैसला वहाँ गए, लेकिन विजय बैसला ने कोई चुनाव गतिविधि में भाग नहीं लिया, उपचुनाव की तरफ देखा भी नहीं और उन्होंने केवल शादी समारोह में, जहाँ चूँकि वो उनके पिताजी सांसद का चुनाव लड़ चुके, किरोड़ी सिंह बैसला खुद वो विधायक का चुनाव लड़ चुके, बड़े रिश्ते नाते हैं उनके वहाँ पर लोगों से, तो इसलिए गुर्जर समाज की शादी ब्याह में और दूसरे सामाजिक समारोह में वो शामिल हुए, पर उपचुनाव की राजनीति की तरफ उन्होंने झांका भी नहीं, देखा भी नहीं। शायद उनको प्रत्याशी ने बुलाया भी नहीं होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब विजय बैसला चुनाव लड़ रहे थे तो विजय बैसला का कहना है कि राजेंद्र गुर्जर ने उनकी तरफ नहीं देखा, इसलिए वो भी अब उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मेहनत कन्हैयालाल चौधरी और हीरालाल नागर ने की है, साथ में भीलवाड़ा के सांसद ने की है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ लगे रहे, जुटे रहे। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के होकर भी वहाँ वोट मांगने नहीं गए, इसलिए थोड़ी सी बीजेपी खेमे में भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस में तो ये है कि जो खिलाफत कर रहा है वो सामने नरेश मीणा, पर बीजेपी में ये है कि जो साथ नहीं दे रहा वो साथ में दिख रहा जरूर रहा है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि खिलाफत करने वाला सामने जो खड़ा है वो भारी पड़ेगा कांग्रेस पर, या पार्टी के प्रत्याशी के साथ होकर के या पार्टी के साथ होने का दावा करते हुए जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं वो भारी पड़ेंगे। चुनाव नतीजा इस पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं हम दौसा की।
दौसा में जातिवाद खुलकर सामने आ रहा है। चूँकि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन लाल मीणा खड़े हुए हैं, आरएएस अधिकारी थे, आईएएस होते आज अगर राजनीति में नहीं उतरते। घर घर जाकर वोट मांगने के अलावा कल मुख्यमंत्री ने वहाँ रोड शो किया था बड़ा ज़बरदस्त, और एक खास वर्ग के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद वो पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर थे, अब बीजेपी में आ रहे हैं। बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है जो ट्रेडिशनली बीजेपी वोटर था, किंग करते हुए मूड है, इधर जाए या उधर जाए। जनरल सीट पर एक एसटी का कैंडिडेट है, एक एससी का कैंडिडेट है, और जनरल सीट पर जो जनरल वोटर है, ख़ास तौर पर जो सैनी वोटर हैं जिनके लिए बागचंद टाकड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण वोटर हैं जिनके लिए संदीप शर्मा जो कोटा दक्षिण के विधायक हैं, बिल्कुल मौन मुँह रखे, कोई मीडिया में नहीं आए, कोई बाइट नहीं दी, कहीं अपने आप को दिखाया नहीं, छपाया नहीं। इन दोनों ने बहुत मेहनत की है। और जो बेडम है, जवाहर सिंह बेडम, राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस इलाके में। अब वो मेहनत कितना रंग लाती है, कितना दिखती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। सचिन पायलट के आने के बाद थोड़ा जोश आया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, लेकिन कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान सांसद मुरारीलाल मीणा सिंगल हैंडेडली डील कर रहे हैं, और यदा कदा वहाँ पे मंच पर ममता भूपेश दिख जाती हैं, लेकिन अदरवाइज सारा अभियान सांसद मुरारीलाल मीणा चला रहे हैं। और वो यहाँ से विधायक चुने गए थे, उनके इस्तीफे के बाद ही उपचुनाव हो रहा है, और वो भी सांसद हैं प्रेजेंट में, और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सामने मीणा समाज के एक बड़े दिग्गज परिवार के सामने क्या वो मीणा वोट डाइवर्ट कर पाएंगे कांग्रेस की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट के आने के बाद गुर्जर वोट कांग्रेस के साथ पहले भी था विधानसभा चुनाव में, शायद आज भी वो गुर्जर वोट एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दे। लेकिन जातीय आधार पर वोटिंग अगर पूरे प्रदेश में कहीं देखी जा सकती, सबसे ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपको दौसा में देखने को मिलेगी। अब चलते हैं रामगढ़। रामगढ़ में हालांकि एक तरह से मुस्लिम सीट मानते हैं, और साफिया खान जुबेर खान की पत्नी भी एमएलए रही हैं, जुबेर खान भी एमएलए थे, उनके निधन पर ये उपचुनाव हो रहा है। उनके बेटे आर्यन जुबेर को टिकट दिया गया है, और आर्यन जुबेर ने पूरी जी जान झोंकी है। वहाँ पर आमतौर पर चुनाव धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण में बदल जाता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो सांसद हैं अलवर से ही, वो वहाँ पर काफ़ी उन्होंने मेहनत की, पिछले 2 दिन से तो वहीं थे भूपेंद्र यादव। आज वो वहाँ से निकले हैं, और आज भूपेंद्र यादव निकल करके शायद मेरे को ऐसा अंदाज़ है कि अजमेर में उनके परिवार में कोई विवाह है, उसमें गए हैं, वहाँ से फिर महाराष्ट्र जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। वन मंत्री संजय शर्मा भी उनके साथ लगे रहे, पूरा जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया, और एक तरह से सनातन वोट को, हिंदू वोट को काफ़ी हद तक पोलराइज करने की और एकजुट करने की कोशिश उन्होंने की है। यहाँ बीजेपी के सामने एक बड़ी बाधा ये आ गई है कि जो राजपूत होते हैं उनमें खास किस्म के राजपूत होते हैं, वो ओड राजपूत कहलाते हैं। काफ़ी संख्या में वोट है उनके, 40-50 हज़ार के बीच, और वो पूरी तरह बीजेपी ओरिएंटेड वोट है। वो कपास चुनने के लिए उनके मजदूर और उनके ड्राइवर का काम करने वाले लोग इस वक्त गुजरात और दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। हालांकि उनकी लिस्ट बना करके बीजेपी ने बहुत कोशिश की है कि उनको किसी तरह जहाँ भी खेतों में काम कर रहे हैं वहाँ से लेकर आया जाए, उनका वोट डलवाया जाए। अब वो कितने ओड समुदाय के वोट बाहर से लाकर डलवा पाते हैं, ये एक चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। दूसरा, अनुसूचित जाति के वोट। यहाँ एक बड़ी चुनौती अनुसूचित जाति के वोटों की यह है कि कांग्रेस की सांसद संजना जाटव, कांग्रेस सांसद भरोसेलाल जाटव और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में टीकाराम जूली, तीनों ही एससी से आते हैं, और तीनों ने यहाँ डेरा डाला हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हालांकि आमतौर पर मेव और एससी के लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस को वोट डालने की बात आती है तो मेव के साथ साथ एससी के लोग भी वोट देते रहे। इसी तरह जुबेर खान, साफिया खान, ये सब जीतते रहे। अब बीजेपी ने कोशिश की है कि सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, भगवा के लिए, राम मंदिर के लिए किसी तरह गैर मेव वोटों को एकजुट किया जाए जिसमें एससी के वोट शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिन लोगों को लगा रखा है वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, और
वहाँ पर जाट वोट भी कुछ हैं, विकास चौधरी किशनगढ़ के एमएलए वो भी वहाँ लगे रहे। तो ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, जात धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन पूरी तरह नहीं हो पाए। कांग्रेस ने कोशिश की है जिससे कि एक वर्ग जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का साथ देता रहा वो कांग्रेस के साथ बना रहे। इसलिए 2 सांसद, टीकाराम जूली जैसे नेता प्रतिपक्ष विधायक और भी वहाँ पर डेरा डालकर बैठे रहे। इनके वहाँ रहने से क्या होगा ये नतीजा बताएगा। अभी हम नहीं कह सकते कि 7 में से क्या स्कोर रहेगा। 1 सीट बीजेपी पास थी, 1 सीट बीजेपी पास थी, 4 सीट कांग्रेस के पास थी, 1 रालोपा के पास थी और 1 भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के पास थी। अब जो नतीजा आएगा उसमें कांग्रेस के पास कितनी रह जाएंगी और भाजपा एक से बढ़ के आगे कितनी जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहानुभूति लहर, भगवा, मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की भागदौड़, आरएसएस का काम, बीजेपी का 11 महीने की सरकार का काम, आदि आदि तमाम बातें वहाँ रखी गई हैं और कांग्रेस ने दूसरी तरफ अपनी बातें कही है। झुंझुनू और खींवसर 2 सीट अभी हम बात नहीं कर रहे, इन पर कल चर्चा करेंगे और परसों मतदान होना है। तो कल हम बहुत सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर झुंझुनू और खींवसर पर बात करेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।